Good morning. Welcome back. My today's topic is the rise and fall of Napoleon. It is our last topic of lesson French Revolution. अच्छा, नेपोलियन ये जो नाम है ये हमने डायरेक्टली रूल फ्रांस में देख रखा है ना? क्या था कि भाई लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, है ना? इन्होंने पहले क्या सोचा कि नहीं, हमें पावर एक के हाथ में नहीं देनी है, क्योंकि पहले पावर किंग के हाथ में थी तो उसने मनमानी करी। फिर पावर चली गई जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन के हाथ में, तो उसने अपनी मनमानी करी, जबरदस्त सीवियर पनिशमेंट्स लेकर आ गया, नहीं तो हम एक के हाथ में पावर नहीं देंगे। तो उसका उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, उन्होंने 5 मेंबर्स इलेक्ट किए और डायरेक्टली नाम उसको दे दिया और ये डिसाइड किया कि जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिसीजन लेंगे और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा। बट दोनों के ही बीच में क्या हुआ, क्लैशेस होते गए, है ना? उनके बीच में सेटिंग हुई नहीं, एक बोलता हाँ तो दूसरा बोलता ना। तो इसका फायदा किसने उठाया, नेपोलियन ने, है ना? और क्या उठाया, चलिए देखते हैं। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. अब कोई स्टेबल डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पर नेपोलियन ने क्या किया, 1804 के अंदर खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। ये क्लियर हुआ? ठीक है। He set out to conquer neighboring European countries. आपको पता है कि एक वर्ड बताया गया था डायरेक्टली रूल फ्रांस में कि डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे, ये पूरा वर्ड आया, मतलब कहीं ना कहीं इसको मिलिट्री का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, मिलिट्री ऑफिसर रह चुका हुआ होगा, है ना? तभी ये वर्ड इसके लिए यूज किया है। जैसे ही इसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया वहां का, उसके बाद उसने क्या किया, आसपास के फ्रांस के आसपास में जितनी भी कंट्रीज थी उनके ऊपर इसने आक्रमण चालू कर दिए और जीत हासिल वो करने लग गए। फिर पोसेसिंग डायनेस्टीज, अब वो जितने भी डायनेस्टीज थे, भाई कोई ना कोई राजा तो वहां पे था ही, है ना? तो उसको हरा के वो जो डायनेस्टी थी वो क्या कर रहा था, अपने नाम कर रहा था। एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब क्या हुआ कि जो राज्य वो जीता था या जो देश उसने जीते उसको अपने फ्रांस के एरिया में, मतलब अपने किंगडम में शामिल कर लिया, अपना किंगडम को धीरे धीरे एक्सपांड करता गया। और अब वहां पर भाई पुराने राजा हार गए या मारे गए, तो अब नया राजा भी चाहिए ना, तो इससे अपने फैमिली मेंबर्स जो थे ना उनको वहां का राजा घोषित करता चला गया। भाई अकेला तो वो संभाल नहीं सकता है, तो उसने अपने फैमिली मेंबर्स को, जहां वो जीता वहां पर एक नया फैमिली मेंबर, कहीं और जाके जीता वो तो वहां पे फैमिली मेंबर, इस तरीके से उसने फ्रांस के आसपास की कंट्रीज में क्या किया, अपनी डायनेस्टी बढ़ाने लग गया और वो सारे एरिया फ्रांस में इंक्लूड करने लग गया। आई होप क्लियर हो गया। Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. नेपोलियन ने जो काम किए, जैसे डायनेस्टी बढ़ाने का काम किया या अपना एम्पायर बढ़ाने का काम किया, तो लोग भी उसकी पॉलिसीज को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मतलब कि हाँ ये यूरोप में कुछ नया ला सकता है, ये कुछ नई चीजों को इन्वेंट करेगा, इस तरीके से लोग नेपोलियन की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि इसकी आर्मी भी जोरदार थी, जीत रही थी, तो लोग जो थे ना वो सिक्योर थे कि नहीं हम पे कोई अटैक नहीं करेगा, तो लोग इसके फेवर में आने लग गए। He introduced many laws such as, उन्होंने बहुत सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छे लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब है ना, जैसे कि मैंने मेरे एक वीडियो में एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी में लास्ट में बताया था कि किस तरीके से ये जो नेपोलियन बोनापार्टे था ना उसने री इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को, क्योंकि ये ट्रेड को बढ़ाना चाह रहा था, और ट्रेड कौन बढ़ा सकता है, अमीर आदमी। अब अमीर आदमी की जो प्रॉपर्टीज है अगर वो सिक्योर ही नहीं होगी तो प्लांटेशन कैसे होगा, और प्लांटेशन अगर करना है तो स्लेवरी को लाना है, तो ये सारी वन बाय वन जो लिंक जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तो उसको समझते हुए इसने क्या किया, जो अमीरों की प्राइवेट
प्रॉपर्टीज थी उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किया। तो अमीर लोग खुश हुए, फिर स्लेवरी इसने चालू कर दी, तो प्लांटेशन होने लग गया, प्लांटेशन भरपूर मात्रा पे हुआ तो ट्रेड भरपूर मात्रा पे होने लग गया और फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ने लग गए। ठीक है। A uniform system of weights and measures provided by the decimal system. अब है ना, यूनिफॉर्म मतलब आपका यूनिफॉर्म नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, यहाँ पर यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड। कि क्या हुआ, एक फिक्स्ड वेट ऑफ सिस्टम निकाल दिया गया। अभी तो जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स है, आपको बस रखना है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या कि ठीक है, मैंने आपको लाइक मेरे पास जो बर्तन है उसमें भर के गेहूं दिए और आपके पास जो बर्तन है वो भर के मुझे राइस दे दो। अब यहाँ पर राइस की डिमांड अगर बहुत ज्यादा है तो राइस का वैल्यू जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, और गेहूं अगर कम उगता है और उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है पर आ कम रहा है तो ये तो प्रीशियस हुआ, तो मैं एक तपेला भर के आपको क्यों दूं, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड सेलिंग नहीं होती थी, ट्रेडिंग नहीं होती थी। तो इसको समझते हुए, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, आप कभी ना गांव में जाइए तो वहां पर है ना जो छोटी छोटी सब्जी वालियां जो होती है, जो सब्जी बेचती हैं, तो वो है ना बाट रखती है। बाट मतलब 1 किलो 2 किलो है ना, 500 ग्राम ऐसे। तो आप देखना कितनी बार उनके पास है ना छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और जैसे 1 किलो सब्जी चाहिए या थोड़ी सी ज्यादा हुई तो वो पत्थर रख के बोल देंगे कि नहीं ये तो 1.25 किलो है, आपको इतने पैसे देने। मतलब वो जो छोटा सा पत्थर होता है ना, वो भी वहां पर वेइंग के लिए काम में ले लिया जाता है, विच इज नॉट सुटेबल, है ना, बट अपन भी ले लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, होता है ना। तो उस तरीके से कोई सिस्टम नहीं था। तो ये वेट का एक प्रॉपर सिस्टम लेके आए कि 1 केजी क्या है, 2 केजी क्या है, इतना ही बेचना है, 1 केजी में इतना ही आएगा। तो ये सिस्टम इन्होंने निकाला जो कि अपने आप में बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। साथ ही साथ में इन्होंने डेसिमल सिस्टम को भी निकाला। डेसिमल सिस्टम के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि ये स्केल है, ठीक है। अब ये स्केल आती है 10 रुपए की, ठीक है। बट ये मुझे 10 रुपए में बेचना है, बट मैं जिससे खरीद के लाई हूँ, ठीक है, वो उसने मुझे 8.5 रुपए में दी, 8.50 पैसा, ठीक है, और मुझे इसको बेचना है 10 में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि 0.50 पैसे का यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि या तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है या 10 हो सकता है, मेरे का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बेचारे को 850 में पड़ रहा है वो, या मुझे वो 850 में दे रहा है, तो क्योंकि 50 का तो कोई रोल ही नहीं है, डेसिमल सिस्टम पहले था ही नहीं, तो मैं उसे क्या दूंगी, आइदर वो मुझसे 8 मांगेगा, 8 भी क्यों मांगेगा, वो क्या बोलेगा 9 दो, है ना। तो अब अगर मान लीजिए मैं ऐसी 10 स्केल्स ले लेती हूँ, ठीक है, जिसकी प्राइस क्या है 850, बट मैंने कितने दिए 9, तो मैंने 90 रुपीज दिए, जबकि मुझे सिर्फ कितने देने चाहिए थे 85। तो यहाँ पर क्या होता है, इस डेसिमल सिस्टम के नहीं होने से लॉस हो रहा था, और इस लॉस को खत्म करने के लिए इसने क्या निकाला, डेसिमल सिस्टम निकाला। तो ये दो बहुत बड़े, दो नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े स्टेप इन्होंने उठाए, ठीक है। अब initially many saw him as a liberator who would bring freedom for the people. शुरुआत में जब इन्होंने इन्वेट किया था, कॉन्कर किया एरियाज को, फ्रांस के अंदर जोड़ना चालू कर दिया, फ्रांस का एरिया एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, फिर प्रोटेक्शन देना चालू कर दिया, फिर वेट सिस्टम लेकर आ गए, डेसिमल सिस्टम लेकर आ गए, जिसकी वजह से नुकसान रुकने लग गए। तो लोगों ने शुरुआत में इसको बोला कि नहीं, ये तो हमें फ्रीडम दिलवाने के लिए आया है, हमारे लिए लिबर्टी का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये हमें क्या दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है, लोगों के लिए फ्रीडम का काम कर रहा है। बट soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. अच्छा,
समझिए कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर आपकी कॉलोनी में पुलिस घूम रही है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार कोविड है, ठीक है ना, तो ध्यान रखने के लिए घूम रहे कि कोई ऐसा वैसा है तो नहीं, तो आपको शुरू के 2-3 दिन तो अच्छा लगेगा, ठीक है। पर तीसरे दिन वो बार बार घंटी बजा के बोलेंगे 2 कप चाय देना, पानी पिलाना, नाश्ता करवाना, ठीक है। और अगर मना करने पे अगर आपको धमकाने लग जाए तो आप क्या बोलोगे कि वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है? नहीं ना, आप क्या बोलोगे कि अरे यार ये तो हमको ही धमका रहे हैं, हमें ही डरा रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये कोई सिस्टम नहीं होगा, हम तो आगे कंप्लेन करेंगे, करोगे ना। तो शुरू में ऐसे ही हुआ कि शुरू में जब ये सब चीजें हो रही थी तो लोगों ने इनको बोला कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए लाइक लिबरेटर का काम कर रहे हैं। बट धीरे धीरे जब सब जगह नेपोलियनिक आर्मी दिखने लग गई है ना, और आक्रमण के लिए तैयार है ऐसे ही लगने लग गई, तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, इनसे मुंह फेरना चालू किया, ठीक है। आई होप मेरे छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। He was finally defeated at Waterloo in 1850. ये क्या कर रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे, है ना। तो एक वॉर के अंदर जो कि वाटरलू में हुआ था, तो वहां पर उनकी हार हुई 1815 के अंदर। और ये जो टाइम पीरियड बोला जाता है नेपोलियन वाला, तो कुछ लोग इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं। अच्छा, ये बोला जाता है कि नेपोलियन जो था उसने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए थे, और फिर इसको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक पार्ट बन के रह गए, और आज भी इनको याद किया जाता है इन जो लॉज इन्होंने निकाले थे फ्रांस के लिए। फ्रांस का जो ये रेवोल्यूशन था ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मिसाल बन के रहा, क्योंकि यहाँ पर मोनार्की सिस्टम हुई, स्लेवरी खत्म हुई, लोगों को फ्रीडम मिलने लग गया, है ना। लोग अपने विचारों को सहमत मतलब जाहिर करने लग गए थे। ये बात अलग है कि वुमन को बहुत देर बाद सारे राइट्स दिए गए, बट कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ दी थी। और इसीलिए हमारे इंडिया के 2 बड़े बड़े नाम, जैसे कि मैं ले रही हूँ टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को अपने समय में क्या किया था, स्प्रेड किया था, कि किस तरीके से लोगों ने मोनार्की सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, किस तरीके से जो डिक्टेटर थे उनके खिलाफ लोगों ने एक होकर आवाज उठाई। तो ये लास्ट वीडियो है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।